हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस के बारे में। तो आइए सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं। हेडिंग क्या लगाओगे बेटा? इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। तो सबसे पहले बेटा इसको तोड़कर देखते हैं। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस को तोड़ करके देखते हैं। तो यहाँ पे बेटा एक तो निकल के आ रहा है इरिथ्रो, एक निकल के आ रहा है ब्लास्टोसिस और एक निकल के आ रहा है बेटा फिटेलिस। आपको पता होगा बेटा, आरबीसी का नाम सुना है? ये आपके ब्लड में पाए जाने वाली कोशिका है। इस आरबीसी का पूरा नाम होता है बेटा रेड ब्लड सेल्स। बहुत सारी होती है इसलिए एस। लाल रक्त कोशिकाएं, बेटा ये जो आरबीसी होता है, इस आरबीसी का जो वैज्ञानिक नाम होता है या रासायनिक नाम जो होता है वो होता है बेटा इरिथ्रोसाइट। क्या होता है बेटा? इरिथ्रोसाइट होता है। तो इसी इरिथ्रो से आया है बेटा, इसी इरिथ्रोसाइट से आया है बेटा इरिथ्रो। क्या आया है? इरिथ्रो। तो यहाँ पर इरिथ्रो का मतलब क्या हो गया बेटा? इरिथ्रो का मतलब हो गया आरबीसी, यानी कि लाल रक्त कोशिका, रेड ब्लड सेल। इतनी बात क्लियर है? ओके। ब्लास्टोसिस का मतलब होता है ब्लास्ट करना, यानी कि ब्रेक होना। और इसका मतलब होता है बेटा टूटना। क्या भैया? टूटना। इतनी बात क्लियर है? और बेटा फिटेलिस का मतलब होता है फीटल। क्या होता है बेटा? फीटल। और फीटल को कहा जाता है हिंदी में भ्रूण, यानी कि भ्रूण की आरबीसी का टूटना क्या कहलाता है बेटा? इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस कहा जाता है। इतनी बात क्लियर है? बेटा इस बीमारी का एक दूसरा नाम और है, बताइए सर। तो देखिए भैया, आरबीसी का टूटना क्या कहलाता है? आरबीसी का टूटना कहलाता है बेटा हीमोलाइसिस। क्या कहलाता है बेटा? हीमोलाइसिस कहलाता है। बताइए क्या कहलाता है? हीमोलाइसिस कहलाता है। आरबीसी का टूटना क्या कहलाता है बेटा? हीमोलाइसिस कहलाता है। इतनी बात क्लियर है? आरबीसी का टूटना क्या कहलाता है? हीमोलाइसिस कहलाता है। तो इसी से ही बेटा नाम बना है कि हीमोलाइटिक डिसीज ऑफ न्यूबॉर्न। हीमोलाइटिक डिसीज ऑफ न्यूबॉर्न, इसका भी बेटा वही मतलब है कि भैया जो न्यूबॉर्न बेबी है उसकी आरबीसी का टूटना, और यह एक बीमारी है। इसे बेटा शॉर्ट फॉर्म में HDNB लिखते हैं। इसको बेटा हीमोलाइटिक डिसीज ऑफ न्यूबॉर्न को। और इसका भी वही मतलब है बेटा, न्यूबॉर्न का मतलब न्यूबॉर्न बेबी, यानी कि भ्रूण। हीमोलाइटिक का मतलब आरबीसी का टूटना। तो न्यूबॉर्न बेबी में आरबीसी का टूटना क्या कहलाता है? इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, या फिर आप कह सकते हो हीमोलाइटिक डिसीज ऑफ न्यूबॉर्न। अब बेटा अगर आपको इस बीमारी के बारे में समझना है तो बेटा आपको RH फैक्टर के बारे में पता होना जरूरी है। RH एंटीजन या डी एंटीजन क्या होता है, इसके बारे में पता होना जरूरी है। लेकिन बेटा इस पर आने से पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि इस बीमारी में होता क्या है। ये बीमारी बेटा कुछ कंडीशंस होती है, उस कंडीशंस के लागू होने पर ही आपको ये बीमारी होती है। कंडीशन क्या हो सकती है? तो पहली कंडीशन ये है बेटा कि RH पॉजिटिव जो व्यक्ति होता है, अगर इस व्यक्ति की शादी आप RH नेगेटिव महिला से कराते हो, अगर आप RH पॉजिटिव व्यक्ति की शादी RH नेगेटिव महिला से कराते हो तो पहली कंडीशन तो यह है कि तब आपको ये बीमारी देखने को मिल सकती है। ठीक। दूसरी कंडीशन क्या है?
दूसरी कंडीशन ये है कि इन दोनों से जो पहली संतान होगी वो अगर RH पॉजिटिव है तो बेटा वो तो अच्छे से सरवाइव कर जाती है। RH पॉजिटिव होगी। दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे? दूसरा पॉइंट आपको यही लिखना है बेटा कि इनसे उत्पन्न संतान, इनसे उत्पन्न पहली संतान अगर RH पॉजिटिव है तो वो तो सरवाइव कर जाती है, तो वो तो बेटा सरवाइव कर जाती है। लेकिन उसके बाद में तीसरा पॉइंट, अगर दूसरी संतान अगर वापस RH पॉजिटिव आ जाती है बेटा, अगर RH पॉजिटिव आ जाती है तो फिर बेटा उसकी मृत्यु हो जाती है उस मां के गर्भाशय में ही। तब जाकर के बेटा आपको ये बीमारी दिखाई देती है और इस कंडीशन को बेटा कहा जाता है इरिथ्रोब्लास्टोसिस पिटलिस, यानी कि उस मां के गर्भाशय में जब ये दूसरी संतान RH पॉजिटिव आती है बेटा तो उस भ्रूण की मां के गर्भाशय में जो संतान है, जो भ्रूण है बेटा, उसकी RBC का ब्रेकडाउन हो जाता है, उसकी RBC टूट जाती है और बेटा उस इंसान की मृत्यु हो जाती है। इस बीमारी को कहा जाता है इरिथ्रोब्लास्टोसिस पिटलिस। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ऐसा क्यों होता है, और दूसरा क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि भैया अगर ये बीमारी होती है तो इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है क्या? तो बेटा इस बीमारी का मैं आपको इलाज भी बताने वाला हूं और ऐसा क्यों होता है इसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूं। ये चीजें क्लियर है? ओके, मिटा दूं? ओके। अब ये RH पॉजिटिव क्या है, RH नेगेटिव क्या है, इसके बारे में बहुत सारे लोगों को अगर ब्लड ग्रुप के बारे में नहीं पता है तो बेटा मैं आपको ये समझा देता हूं कि ये RH पॉजिटिव कहां से आया, RH नेगेटिव कहां से आया। तो बेटा इस चीज को सीखने के लिए आपको RH फैक्टर के बारे में जानकारी होना जरूरी है। तो आइए सबसे पहले ये सीखते हैं। मिटा दो इनको। ओके, ठीक भैया। अब देखिए RH फैक्टर, RH फैक्टर की खोज की थी बेटा 1940 में कोल लैंडस्टीनर और विनर ने। इन्होंने क्या किया, एक रिसस प्रजाति का बंदर था, रिसस प्रजाति का एक बंदर था, इसका ब्लड लिया और इस ब्लड की जब जांच की उन्होंने देखा कि RBC की, इसकी ये जो बंदर है इसकी RBC की पृष्ठीय सतह पर A एंटीजन था, B एंटीजन था, लेकिन इसके अलावा बेटा इन्हें एक एंटीजन और दिखाई दिया। उन्होंने उसका नाम दिया सबसे पहले D एंटीजन और फिर बाद में इसी को ही बेटा RH एंटीजन नाम दिया। इसे RH फैक्टर भी कहा जाता है। इस तरीके से बेटा RH फैक्टर की खोज हुई और मैंने आपको बताया है कि RBC की पृष्ठीय सतह पर जो एंटीजन होता है वही आपका ब्लड ग्रुप होता है। अगर RBC की पृष्ठीय सतह पर A एंटीजन है तो आपका ब्लड ग्रुप A होगा, अगर RBC की पृष्ठीय सतह पर B एंटीजन है तो आपका ब्लड ग्रुप भी B होगा, अगर RBC की पृष्ठीय सतह पर A और B एंटीजन है तो आपका ब्लड ग्रुप भी A और B होगा, अगर RBC की पृष्ठीय सतह पर A और B इनमें से कोई भी एंटीजन नहीं है तो आपका ब्लड ग्रुप क्या होगा बेटा, O होगा। और इसी डी एंटीजन के आधार पर, इसी डी एंटीजन के आधार पर यह निर्धारित किया गया कि बेटा ब्लड ग्रुप जो होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। एक सारणी बनाता हूं, ध्यान से समझना। ये है ब्लड ग्रुप की, ये है भैया ब्लड ग्रुप की और ये है एंटीजन की। अगर कोई व्यक्ति जिसका ब्लड ग्रुप ए है और उसमें भैया डी एंटीजन पाया जाता है, ये डी एंटीजन पाया जाता है तो बेटा वो हो जाएगा ए पॉजिटिव। यानी कि इस डी एंटीजन की उपस्थिति में जो व्यक्ति है अगर उसमें ये डी एंटीजन पाया जाता है तो वो RH पॉजिटिव व्यक्ति होगा। अगर कोई व्यक्ति उसमें ये डी एंटीजन नहीं पाया जाता तो बेटा वो व्यक्ति RH नेगेटिव होगा। और समझ लीजिए, जैसे कि अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है और उसमें डी एंटीजन नहीं पाया जाता तो वो ए नेगेटिव हो जाएगा।
अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप बी है और इसमें डी एंटीजन पाया जाता है तो वो बी पॉजिटिव हो जाएगा। अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप बी है और इसमें डी एंटीजन नहीं पाया जाता तो वो बी नेगेटिव हो जाएगा। अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए बी है और उसमें डी एंटीजन पाया जाता है तो वो ए बी पॉजिटिव हो जाएगा। अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए बी है और उसमें डी एंटीजन नहीं पाया जाता है, ए बी नेगेटिव हो जाएगा। अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ओ है, उसमें डी एंटीजन पाया जाता है तो वो ओ पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? ओ पॉजिटिव। अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ओ है और उसमें डी एंटीजन नहीं पाया जाता तो वो ओ नेगेटिव हो जाएगा। दिख रहा है? कोई दिक्कत नहीं है, इतनी समझाने वाली बात नहीं है, क्योंकि मैंने आपको ये सेकंड क्लास में पहले ऑलरेडी ही बता रखा है। मेरा यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसमें ये डी एंटीजन पाया जाता है तो वो हो जाएगा बेटा RH पॉजिटिव व्यक्ति, और ऐसा कोई व्यक्ति जिसमें डी एंटीजन नहीं पाया जाता है तो वो हो जाएगा RH नेगेटिव व्यक्ति। यानी कि इस डी एंटीजन के आधार पर ही बेटा आपके ब्लड ग्रुप का पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये चीज़ें निर्धारित की गई। अगर डी एंटीजन पाया जाता है बेटा तो वो पॉजिटिव होगा, और अगर उसमें डी एंटीजन नहीं पाया जाता है तो वो RH नेगेटिव होगा। और ये डी एंटीजन कहाँ होता है बेटा? ये होता है RBC की पृष्ठीय सतह पर। जब बेटा 1940 में वो कोरलैंड स्टिनर और विनर ने बेटा देखा कि रिसस प्रजाति का जो बंदर है उसकी ब्लड की RBC पर ये डी एंटीजन पाया जाता है, तो इन्होंने बेटा बहुत सारे इंसानों के ब्लड ग्रुप पर यानी कि ब्लड पर रिसर्च की। तो उन्होंने देखा बेटा कि कुछ ऐसे इंसान थे जिनमें ये डी एंटीजन पाया जाता है, और कुछ ऐसे इंसान थे बेटा जिनमें ये डी एंटीजन नहीं पाया जाता था। तो ऐसे व्यक्ति बेटा जिनमें डी एंटीजन पाया जाता है उन्हें नाम दिया गया बेटा RH पॉजिटिव व्यक्ति, और ऐसे व्यक्ति जिसमें डी एंटीजन नहीं पाया जाता उन्हें कहा गया बेटा RH नेगेटिव व्यक्ति। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है और उसमें डी एंटीजन पाया जाता है तो वो ए पॉजिटिव होगा। अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है और उसमें डी एंटीजन नहीं पाया जाता तो ए नेगेटिव होगा। तो इस तरीके से बेटा पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का और नेगेटिव ब्लड ग्रुप का निर्धारण किया गया। इतनी बात क्लियर है? मिटा दो। ओके, ध्यान से समझना बेटा। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव किसके कारण आया है, तो भैया इस डी एंटीजन के कारण आया है। ठीक सर। फिर बेटा मैंने आपको एक नोट लिखवाया था, और उस नोट में मैंने आपको क्या बताया था, ध्यान से समझना बेटा, क्योंकि अगर आप ध्यान से नहीं समझोगे ना तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। मैंने आपको लिखवाया था कि RH जो पॉजिटिव व्यक्ति होता है वो बेटा ब्लड किस किस को डोनेट कर सकता है। सेकंड क्लास की बातें बता रहा हूँ सारी की सारी। तो बेटा RH पॉजिटिव व्यक्ति को ब्लड डोनेट कर सकता है, लेकिन RH पॉजिटिव वाला व्यक्ति किस किस से बेटा एक्सेप्ट कर सकता है, तो ये RH पॉजिटिव से भी कर सकता है और RH नेगेटिव से भी कर सकता है। और बात करें तो RH नेगेटिव वाला व्यक्ति किस किस को ब्लड डोनेट कर सकता है, तो ये RH पॉजिटिव को कर सकता है और RH नेगेटिव को कर सकता है। लेकिन बेटा RH नेगेटिव वाला व्यक्ति किस किस से ब्लड एक्सेप्ट कर सकता है, तो बेटा ये RH नेगेटिव से ही कर सकता है, पॉजिटिव से नहीं कर सकता। तो यहाँ पर अगर आप गौर से देखोगे कि पॉजिटिव वाला व्यक्ति पॉजिटिव को भी दे रहा है, नेगेटिव को भी दे रहा है, लेकिन नेगेटिव वाला व्यक्ति है जो नेगेटिव वाला व्यक्ति है इसको सिर्फ नेगेटिव वाला व्यक्ति ही ब्लड दे सकता है। नेगेटिव वाला व्यक्ति पॉजिटिव को दे सकता है, नेगेटिव को दे सकता है। RH पॉजिटिव वाला व्यक्ति पॉजिटिव से एक्सेप्ट कर सकता है, नेगेटिव से एक्सेप्ट कर सकता है। RH पॉजिटिव वाला व्यक्ति पॉजिटिव को दे सकता है, लेकिन RH नेगेटिव वाले व्यक्ति को सिर्फ RH नेगेटिव ही दे सकता है, RH पॉजिटिव वाला व्यक्ति नहीं दे सकता। अब उसका रीजन क्या है, ध्यान से समझना बेटा। अगर आप RH पॉजिटिव व्यक्ति का ब्लड अगर RH नेगेटिव को चढ़ाते हो तो उसमें होता क्या है, ध्यान से समझना बेटा। यहाँ से ये सारी चीजें निकल के आएगी। अभी अगर आप RH नेगेटिव वाले व्यक्ति को RH पॉजिटिव वाले व्यक्ति को ब्लड देते हो तो क्या होता है, ये RH नेगेटिव व्यक्ति है तो इसका मतलब ये है बेटा कि इसमें डी एंटीजन नहीं पाया जाता। इसमें भैया डी एंटीजन नहीं पाया जाता। अगर RH पॉजिटिव व्यक्ति है तो इसका मतलब है कि इसमें बेटा डी एंटीजन पाया जाता है। अब याद रखना, जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान की सीमा पर भारतीय सैनिक, हमारे सैनिक पाकिस्तानियों से हमारी रक्षा करते हैं, ठीक उसी तरीके से बेटा हमारी बॉडी में बीमारियों से बचाने के लिए या वायरस, बैक्टीरिया या कोई ऐसा बाहरी पार्टिकल जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है
उनसे बचाने के लिए हमारे शरीर में होती है बेटा एंटीबॉडी। क्या होती है? एंटीबॉडी। अब ये एंटीबॉडी बेटा हमारे शरीर में उनसे रक्षा करती है जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, जो आपके शरीर में पहले से नहीं है, आपके शरीर में आकर आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, उनसे रक्षा करती है। अब बेटा आप देखोगे तो RH नेगेटिव के शरीर में डी एंटीजन बेटा नहीं है, लेकिन अगर RH पॉजिटिव वाला व्यक्ति अगर ये बेटा RH नेगेटिव को ब्लड देगा तो इसके शरीर में डी एंटीजन है। तो डी एंटीजन बेटा RH पॉजिटिव वाले व्यक्ति के शरीर से RH नेगेटिव वाले व्यक्ति के शरीर में आएगी। तो यहाँ की जो RBC है, यहाँ की जो एंटीबॉडी है, वो सोचेगी बेटा कि ये डी एंटीजन कहाँ से आ गया, ये तो हमारे शरीर में है ही नहीं, तो इसको खत्म करेगी बेटा। जैसे ही ये आई, ये एंटीबॉडी इस पर आक्रमण कर देगी। और आप सभी को पता है ये डी एंटीजन कहाँ पर उपस्थित होती है? RBC की पृष्ठीय सतह पर उपस्थित होती है। और RBC की पृष्ठीय सतह पर उपस्थित होती है तो ये एंटीबॉडी डी एंटीजन पर आक्रमण करेगी, तो बेटा ये जिस पर बैठी है वो भी तो नष्ट होगी। ये बैठी हुई होती है RBC पर, तो बेटा RBC भी नष्ट हो जाएगी। अगर ब्लड में से RBC नष्ट हो गई तो बेटा ब्लड में खून की कमी हो जाएगी, यानी कि RBC की कमी हो जाएगी। RBC बेटा ब्लड की मुख्य कोशिका होती है। अगर RBC ही मृत्यु हो जाती है, अगर RBC की ही मृत्यु हो जाती है तो आपके खून में, आपके शरीर में खून की कमी आ जाती है। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन रुक जाता है, क्योंकि जो RBC होती है वो ऑक्सीजन के परिवहन में सहायक होती है। तो आपको बहुत सारी बीमारियां हो जाती है और बेटा इंसान की मृत्यु हो जाती है। इस वजह से कभी भी RH पॉजिटिव वाले व्यक्ति का ब्लड RH नेगेटिव वाले व्यक्ति में नहीं चढ़ाया जाता। इतनी बात क्लियर है, किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब बात आते हैं हमारे इस बीमारी पर, ये सारी बातें समझ में आ गई ना आपको? ओके, ठीक है। अब बेटा मैंने आपको पहली कंडीशन लिखाई थी, ऐसा क्यों होता है उसका रीजन समझ लीजिए, फिर इससे संबंधित इसका इलाज क्या है तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। पहली कंडीशन क्या बनती है कि RH पॉजिटिव वाले जो व्यक्ति होता है, इस व्यक्ति की शादी अगर बेटा आप RH नेगेटिव महिला से कराते हो तो आपको ये बीमारी देखने को मिलती है। देखिए बेटा, अगर इनकी जो पहली संतान होगी वो अगर RH पॉजिटिव होती है, RH पॉजिटिव होती है इनकी संतान, तो बेटा वो तो जीवित हो जाती है, वो तो जीवित जन्म ले लेती है। ऐसा क्यों होता है तो उसका रीजन सुनिए। देखिए RH नेगेटिव महिला है, अब इसके गर्भाशय में बेटा RH पॉजिटिव वाला बच्चा पल रहा है। इस RH नेगेटिव में बेटा डी एंटीजन नहीं पाया जाता, ध्यान से समझना, इसमें बेटा डी एंटीजन नहीं पाया जाता। लेकिन RH पॉजिटिव वाला जो संतान है बेटा इसकी, जो इसके पेट में, इसके गर्भाशय में पल रहा है, इसमें बेटा देखते हो आप तो डी एंटीजन है, इसमें डी एंटीजन उपस्थित होता है। अब RH नेगेटिव महिला है, इसका इम्यून सिस्टम होता है। अब इम्यून सिस्टम क्या होता है तो मैं आपको बता देता हूँ। इसे हिंदी में कहा जाता है प्रतिरक्षी तंत्र। ऐसा तंत्र जो आपको बीमारियों से बचाता है, ऐसा तंत्र जो आपको बीमारियों से बचाता है। तो बेटा ये जो इम्यून सिस्टम है ये इस डी एंटीजन के खिलाफ, क्योंकि इसमें तो डी एंटीजन उपस्थित होती नहीं, इसमें डी एंटीजन पाया जाता है, तो इसके खिलाफ क्या बनाता है बेटा? एंटीबॉडी बनाता है। अब मैंने आपको बता दिया है कि एंटीबॉडी बेटा बीमारियों से बचाती है। अगर ऐसा कोई बाहरी पार्टिकल आपके शरीर में आता है तो उनसे लड़ने का कार्य करता है, उनको याद रखने का कार्य करता है, उन पर आक्रमण करने का कार्य करता है। इतनी बात क्लियर है, किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, चाहे वो वायरस हो या बैक्टीरिया हो कोई, या फिर दूसरी बाहरी चीज हो। अब बेटा जब तक ये इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी बनाएगा और एंटीबॉडी बनकर तैयार होगी इस डी एंटीजन के खिलाफ, तब तक बेटा ये बच्चा जन्म ले लेगा, लेकिन अब दूसरी संतान है, ये है पहली संतान। अगर दूसरी संतान RH नेगेटिव है तो बेटा वो तो आराम से हो जाएगी, क्योंकि इसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इस RH महिला का, ये RH नेगेटिव महिला है, इसका इम्यून सिस्टम को इस नेगेटिव से कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन बेटा अगर तीसरा इसकी संतान, इंसानी संतान अगर बेटा RH पॉजिटिव है तो फिर बेटा प्रॉब्लम है।
अब की बार बेटा ये जो RH महिला है इसका इम्यून सिस्टम ने बेटा एंटीबॉडी बना रखी है। तो जैसे ही बेटा ये जो RH पॉजिटिव तीसरी संतान है वो बेटा इसके शरीर में खून बनने लगता है बेटा, और जैसे ही इसकी RBC की पृष्ठीय सतह पर ये जो डी एंटीजन मौजूद होता है, इस डी एंटीजन पर बेटा ये इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी को छोड़ देगा और ये इस डी एंटीजन को खत्म कर देगा, और डी एंटीजन खत्म करेगा तो RBC की भी मृत्यु हो जाएगी, RBC टूट जाएगी और बेटा इस इंसान की मृत्यु हो जाएगी। इस इंसान की मृत्यु हो जाएगी जब बेटा ये 7 से 8 माह का होता है, 7 से 8 माह का होता है, तो बेटा गर्भाशय में ही माँ के गर्भाशय में ही इसकी मृत्यु हो जाती है। और बेटा देखो मैंने कहा ना कि RBC टूटती है भ्रूण की, तो देखो आप पेट में ही है, अभी गर्भाशय में ही है, 7 से 8 महीना का ही है, और बेटा इसकी RBC टूट गई क्योंकि ये जो माँ का इम्यून सिस्टम है इसने जो एंटीबॉडी तैयार की है वो एंटीबॉडी ने इस डी एंटीजन पर आक्रमण कर दिया, इस डी एंटीजन पर आक्रमण कर दिया। तो कुछ चीजें आपको समझ में आ रही है। और बेटा इसी ही बीमारी को कहा जाता है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, भ्रूण में ही RBC का टूटना। यही कारण होता है बेटा, इसी ही वजह से ये RBC टूटती है, इसी वजह से इस बच्चों की मृत्यु हो जाती है। लेकिन आप कहोगे क्या इस बीमारी का भी कोई इलाज है? बिल्कुल है बेटा। जैसे ही ये पहला बच्चा सरवाइव हुआ, जैसे ही बेटा इस पहले बच्चे ने यानी कि RH पॉजिटिव ने जन्म लिया, तो बेटा दवाई दी जाती है, इंजेक्शन लगाए जाते हैं। एक है भैया anti-RH, एक है RHD और एक है रोगहाम। ये 3 इंजेक्शन लगाता है, दवाई देता है बेटा डॉक्टर। अगर आप डॉक्टर से सलाह करते हो तो ये देखकर बेटा आपका सेकंड RH पॉजिटिव वाला बच्चा भी जन्म ले सकता है, क्योंकि ये जो दवाई होती है ये क्या करती है कि माँ के इम्यून सिस्टम ने जो एंटीबॉडी बनाई है इस एंटीबॉडी को नष्ट कर देती है, इस एंटीबॉडी को नष्ट कर देती है। और जब तक बेटा ये दूसरा बच्चा RH पॉजिटिव सरवाइव करेगा, जन्म लेगा, जब तक ये बेटा इस RH महिला का इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी बनाएगा, तब तक बेटा ये बच्चा भी सरवाइव कर जाएगा। जैसे पहले ने किया ना, वैसे ही ये तीसरा या दूसरा या चौथा या पांचवा भी सरवाइव कर जाएगा, क्योंकि अब भैया एंटीबॉडी को तो समाप्त कर दिया ना इन्होंने। तो इन दवाई लेने का ये फायदा है, ये इंजेक्शन लगवाने का ये फायदा है भैया। तो आशा करता हूं ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, बिल्कुल आसान भाषा में। तो कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। तो भैया स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके। तो बेटा आपका ये चैप्टर समाप्त तो हो चुका है। देखो ब्लड ग्रुप की 4 क्लासें हो गई है। अब छोटी छोटी सी 2 चीज़ें हो रही है, एक तो बॉम्बे ब्लड ग्रुप और एक इंदिरा ब्लड ग्रुप है। तो बेटा इन पर अभी रिसर्च चल रही है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि इसका कोई फिक्स्ड डाटा तो है नहीं जिसके बारे में आपको बताया जाए, एग्जाम में पूछा जाए। तो यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते। तो जितना मैंने सिखाया है सफिशिएंट है आपके एग्जाम के लिए, आप तैयारी करिए। बहुत अच्छी चीज़ें बताई है जो आपको पेड कोर्स में उपलब्ध होती है, वो चीज़ें मैंने आपको बताई है। तो आशा करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अगर आपने इससे पहले की ब्लड ग्रुप की 3 क्लास नहीं ली है तो जाके देख लीजिए। मेरे बारे में बता देता हूँ, मेरा नाम रवि है। मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। जो कंटेंट आपको पेड कोर्स में उपलब्ध नहीं होता उससे अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करता हूँ। आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए रुपये देने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे आपके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुँच सके। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और राम राम।